नमस्कार साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा में आप सभी का। साथियों, रेट मुख्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की भी तैयारी आप कर रहे हो। आपके मन में एक सवाल ये उठ रहा है कि भाई कंपटीशन है वो कम किस में है, तो याद रखिएगा सेकंड ग्रेड है वो मुख्य परीक्षा से आसान है। और सेकंड ग्रेड की आप सिलेबस के अनुरूप सही तरीके से तैयारी कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। मेरा प्रयास है आपको अच्छी अच्छी सामग्री, अच्छे से नोट्स है जो वीडियोज़ के माध्यम से उपलब्ध कराना, और निश्चित रूप से आपकी एग्ज़ाम तक संपूर्ण नोट्स से, यानी मैंने 3 वीडियोज़ दिए, 45 प्रश्न के नोट्स आपको दे चुका हूं मैं, और आज ये तीसरा वीडियोज़ है। आप पूरे दोनों वीडियोज़ भी देख लीजिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएंगे और वैसे ये भी है। तो हम देखते हैं संपूर्ण वीडियोज़ को, फटाफट पढ़ेंगे क्योंकि आप इसका अधिक से अधिक रिवाइज कर सको। और टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप सर्च भी कर सकते हो संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा, उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हो, जहां पर आपको विश्वसनीय जानकारी मिलती रहेगी। आइए फटाफट पढ़ते हैं। आग्रह रहेगा कि चैनल पर पहली बार अगर कोई साथी विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अपनी साथी के सपोर्ट के लिए आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर और लाइक भी जरूर कीजिएगा। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश देखिएगा, हमने पूर्व के 2 पार्ट पढ़े हैं। वहीं से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा भी जाना था, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को जाना था। अब आगे का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के उपभाग 2 बनते हैं, ए मरुस्थली और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। देखिएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से उपभाग अगर इसके लेकर के चलते हैं तो इसके हमारे पार्ट है वो 4 बन जाते हैं। हमने पहले शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के उपभाग किए थे, एक मरुस्थली और दूसरा बालू का स्तूप। अब अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के 4 उप विभाजन हो गए आपके सामने। लूनी बेसिन हो गया, नागौर उच्च भूमि हो गया, और शेखावाटी प्रदेश हो गया, और घग्गर प्रदेश हो गया। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अगर विस्तार की बात करते हैं तो जैसलमेर, बीकानेर, और आपका ये उत्तरी पश्चिमी जोधपुर है, उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर है, और पश्चिमी चूरू है। जोधपुर और बाड़मेर पूर्ण नहीं है, चूरू भी पूर्ण नहीं है, याद रखिएगा। इसे महान भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ की जलवायु शुष्क है, औसत वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। शुष्क मरुस्थल के 2 उपभाग किए थे हमने। मरुस्थलीय क्षेत्र जो कि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, पश्चिमी नागौर में विस्तृत है, इसके बालू का स्तूप प्रदेश भी कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र को कहा जाता है बालू का स्तूप प्रदेश। बालू का स्तूपों का निर्माण पवनों के द्वारा मिट्टी के निक्षेपण से होता है, निक्षेपण से, हवा के द्वारा। जैसलमेर जिले में इन स्तूपों की संख्या बहुतायत मिलती है। तो ये बालू का स्तूप की अगर बातें करें तो सर्वाधिक जैसलमेर में मिलते हैं। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा दिखेगा, इस क्षेत्र में पथरीला प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है, इस कारण यहाँ मिट्टी का निक्षेपण नहीं हो जाता है पथरीले मरुस्थल के कारण, तो वहाँ बालू का स्तूप नहीं हो सकते। पथरीले मरुस्थल को इस क्षेत्र में स्थानीय भाषा में हमादा कहते हैं। हमादा किसको कहा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। पथरीले मरुस्थल को ही कहा जाता है। जैसलमेर में ये हमादा है, वो सर्वाधिक विस्तार है इसका। यहाँ की मिट्टी में सोडियम नमक पाया जाता है। देखिएगा, शेखावाटी प्रदेश ये राजस्थान का आंतरिक जल प्रवाह वाला क्षेत्र है भाई। विस्तार देखिएगा शेखावाटी का सीकर, चूरू, झुंझुनू और उत्तरी नागौर में। इस प्रदेश में लवणीय गरत यानी रन पाए जाते हैं। लवणीय गरत को रन कहे हैं। यहाँ निम्न तथा मध्यम स्तर के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इस प्रदेश में कुओं की स्थानीय भाषा में जौहर कहा जाता है। ये देखिएगा, जो पानी वाले कुएं हैं उनको शेखावाटी प्रदेश में स्थानीय भाषा में जौहर कहते हैं। ये बड़ा पेचीदा प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जौहर स्थानीय भाषा का है कुओं को। और घग्गर का मैदान, ये बेसिन गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में विस्तृत है। इसका निर्माण घग्गर नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ ही है। आगे देखिएगा, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित अन्य तथ्य देखिएगा। लाठी सीरीज, यह एक मीठे पानी का भूगर्भिक जल पट्टी है। लाठी सीरीज मीठे पानी की है भाई। यह क्षेत्र पोखरण तथा फलोदी क्षेत्रों में ज़्यादा विस्तृत है। लाठी सीरीज जैसलमेर नगर जो कि जूरेसिक बालू पत्थरों से निर्मित चट्टानी मैदानों पर स्थित है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की अगर बात करें तो इसे बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कहते हैं बांगड़े। यह 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला मरुस्थलीय प्रदेश है। शुष्क मरुस्थल अरावली के मध्य है, ये अर्ध शुष्क है। यह लगभग ये देखिएगा 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। विस्तार देखिएगा इसका, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, दक्षिणी
पूर्वी जोधपुर, पाली, जालोर, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर है। आगे लूनी बेसिन की बात करते हैं तो ये क्षेत्र गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गोडवार प्रदेश लूनी बेसिन को कहते हैं। विस्तार जहाँ पाली, जालोर, सिरोही, दक्षिणी जोधपुर और दक्षिणी नागौर है। नागौर उच्च भूमि प्रदेश, ये क्षेत्र खारे पानी की झीलों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। नागौर उच्च भूमि प्रदेश है। इसकी खोज काजरी द्वारा 2007 में की थी। जो काजरी हमारी संस्था जोधपुर के अंदर जो है, इसके द्वारा 2007 में इसकी खोज होती है। जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक है। ये पोखरण से मोहनगढ़ तक है। इसकी नमी से यहाँ विभिन्न किस्म की घासें उगती है, जिसमें देखिएगा सेवन है, दामन है, करड़ है। घासों का प्रकार कई बार प्रश्न आता है ये। और चंदन नलकूप के बारे में सुना ही है, इसे थार का घड़ा कहा जाता है चंदन नलकूप को, जो कि लाठी सीरीज के नज़दीक है। लाठी सीरीज के नज़दीक है। समगांव जैसलमेर का एक वनस्पति रहित गांव है समगांव, जहाँ पर वनस्पति नहीं है। राज्य का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र भी समगांव जैसलमेर ही है। पलाया झील देखिएगा अस्थायी पानी की झीलें होती है ये। अन्य नाम पलाया झील का ही, खड़ीन भी पलाया झील को ही कहते हैं, और देखिएगा ढाढ़ झील भी पलाया झील को ही कहते हैं। ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, खड़ीन याद होगा आपको पलाया झील के लिए, तो ढाढ़ झील। रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्तों में जब वर्षा जल जमा हो जाता है तो पलाया झील कहलाती है। पवन के अपघर्षण के कारण जो खड्डे पड़ जाते हैं ना, उसी की ये आपके सामने देखिएगा, पवन के अपघर्षण से बीच में खड्डा बना हुआ है, ये पलाया झील का प्रकार आपके सामने। और नखलिस्तान मरुस्थल में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं, उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखलिस्तान कहते हैं। देखिएगा नखलिस्तान जल बेसिन के चारों ओर की हरियाली को कहा गया है। रन या टाट क्या है? मरुस्थल में पाई जाने वाली लवण दलदली और अनउपजाऊ भूमि को रन या टाट कहा जाता है। रन या टाट अनउपजाऊ भूमि लवणीय। जैसलमेर में इनकी संख्या अधिक पाई जाती है। प्रमुख रन और टाट ये याद रखना भाई, ताल छापर और परिहारी, ये दोनों ही रन और टाट है। चूरू, ताल छापर और परिहारी चूरू। फलोदी और बाप जोधपुर। पोखरण और भाकरी है जो कि जैसलमेर। पोखरण, भाकर, जैसलमेर। बालू का स्तूप पवन द्वारा बालूका के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालू का स्तूप कहती है। लहरदार बालू का स्तूप जो कि दोहरे कहलाते हैं। स्थानांतरित या गतिशील बालू का स्तूप जो कि दरियन कहलाते हैं। बालू का स्तूप की दरियन एक प्रकार होता है देखिएगा, जो कि स्थानांतरित और गतिशील होता है। विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप देखिएगा आप। बरखान, इसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है, हवा के साथ गतिशील होता है ये बरखान। ऐसे बालू का स्तूप 10 से 20 मीटर ऊंचे तथा 100 से 200 मीटर चौड़े होते हैं। ये मरुस्थल के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। पवनों की दिशा देखिएगा। और ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये वायु की दिशा के समकोण में बनते हैं। कई स्थानों पर ये स्थिर हो जाते हैं। इस प्रकार के स्तूप बाड़मेर, जोधपुर क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। पवनों की दिशा देखिएगा। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप अन्य नाम है इसका रेखीय बालू का स्तूप। ये पवन की दिशा के साथ साथ समांतर बनते हैं। जैसलमेर में इनकी संख्या अधिक मिलती है। देखिएगा पवनों की दिशा के समांतर होते हैं ये। तारानुमा बालू का स्तूप जो कि हमादा के चारों ओर बना बालू का टीला तारानुमा बालू का स्तूप कहलाता है। पथरीला मरुस्थल देखिएगा और हमादा ये एक स्थिति है। और पैराबोलिक बालू का स्तूप ये बरखान के विपरीत होता है। बरखान के विपरीत जो बालू का स्तूप होगा वो पैराबोलिक है, पवनों की दिशा में होगा, वो विपरीत दिशा में। बरखान है सो विपरीत दिशा के अंदर है ना। बरखान इनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है, हवा के साथ गतिशील होती है। पुनः पढ़ लिया, इसी को वापस लाना जरूरी था। पवनों की दिशा में ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये वायु की दिशा के समकोण में बनते हैं। कई स्थानों पर ये स्थिर हो जाते हैं। इस प्रकार के स्तूप बाड़मेर, जोधपुर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। बाड़मेर और जोधपुर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप को जैसलमेर मत कर देना भैया। पवनों की दिशा। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप अन्य नाम जिसके रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को अरावली पर्वतीय प्रदेश देखिएगा। ये आपका अरावली आ गया, पूर्वी मैदान, मध्य अरावली आ गया, दक्षिणी अरावली आ गया, माही बेसिन आ गया है। ध्यान से पढ़ना इसको। अरावली पर्वतीय प्रदेश की भूगर्भिक बनावट का विस्तृत वर्णन अगर हम देखते हैं तो अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन ने किया था। किसने किया था? अरावली का विस्तृत अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन, याद रखिएगा मैकमिलन हेरोन। और इन्होंने उत्पत्ति देखिएगा इसकी अरावली की प्री कैम्ब्रियन युग में मानी जाती है। और ये गोंडवाना लैंड का ही अरावली प्रदेश है, वो एक अंश है। अरावली पर्वतमाला की तुलना में अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अगर तुलना की जाती है अरावली की तो अमेरिका के अंदर जो पर्वत श्रेणी है अपलेशियन, उससे की जाती है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वल्लित एवं अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। प्राचीनतम के अंदर आती है, नवीनतम में जैसे हमारा हिमालय आता है वैसे अरावली हिमालय तथा विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में सबसे ऊंची पर्वतमाला है। देखिएगा अबुल फजल ने इसे उक्तंट की गर्दन कहा है। याद रखना ये अबुल फजल ने अरावली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? देखिएगा
तंटे की गर्दन कहा है। दिशा इसकी कर्णवत है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर है। लंबाई भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा 692 से पालनपुर गुजरात, राजस्थान में खेतरी से ये खेड़ बर्मा तक 550 है। इसकी अरावली प्रदेश की लंबाई ध्यान रखिएगा ये अच्छे से 692 और 550 है। संपूर्ण अरावली का लगभग 80% भाग यानी 79.47 ठीक है राजस्थान में है। औसत ऊंचाई इसकी 930 मीटर याद रखिएगा अरावली पर्वत की। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई। इसकी चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से और अधिक होती है, उदयपुर की ओर बढ़ने लगती है। इसकी देखिएगा विस्तार की अगर चर्चा करते हैं, मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला का विस्तार 9 जिलों में प्लस 4 जिलों में आंशिक की है 9-4 सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में। अरावली का सर्वाधिक विस्तार की चर्चा आती है तो वो उदयपुर में, न्यूनतम विस्तार की चर्चा आती है तो अजमेर जिले में। अरावली का मध्य भाग भी अजमेर में है और जबकि न्यूनतम भी। क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात करते हैं तो अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में 9% अपना हिस्सा रख रहा है। राज्य की 10% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। यह राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। न्यूनतम चारों में से सबसे कम जनसंख्या निवास इसी अरावली प्रदेश के अंदर है। जलवायु अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु उप आर्द्र है भैया। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी के मध्य जलवायु विभाजन का कार्य करती है। अन्य विशेषता की अगर बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला राज्य को 2 भागों में बांटती है। उत्तर पश्चिमी भाग में सिरोही सहित राज्य के 13 जिले आते हैं जहां राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। और दक्षिण पूर्वी भाग की अगर बात करें तो 20% जिले जो कि गैर मरुस्थलीय आते हैं जहाँ राज्य की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतमाला को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। इसके दोनों ओर नदियाँ बहती है। यह पूर्व की ओर मरुस्थल विस्तार को रोकती है याद रखिएगा। इसकी स्थिति दक्षिण पश्चिम मानसून के समांतर है। इस वजह से यहाँ मानसून बिना बरसे ही आगे बढ़ जाता है। ये स्थिति को देखिएगा आप। लेकिन ये पर्वतमाला बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोकने का काम करती है जिससे पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के कारण पूर्वी राजस्थान में वर्षा। अरावली पर्वतीय प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक है भैया। अरावली राज्य की जीवन रेखा है। अरावली को क्यों देखिएगा, सर्वाधिक वनों का विस्तार अरावली प्रदेश में, सर्वाधिक सघन वन अरावली प्रदेश में, सर्वाधिक नदियों का उद्गम अरावली, सर्वाधिक खनिज अरावली, सर्वाधिक अभ्यारण्य अरावली। स्थानीय नाम में इस अरावली को क्या कहते हैं, बूंदी में अरावली को कहा जाता है आड़ावल, बूंदी के अंदर अरावली को, जबकि उदयपुर में अरावली को कहते हैं आड़ावंटा। आड़ावंटा। निम्नतम भाग अगर करते हैं तो अरावली का निम्नतम भाग पुष्कर घाटी है, जो कि सबसे ऊंचे शहर है। माउंट आबू और प्रतापगढ़, अरावली के ऊंचे शहर की बात होती है तो माउंट आबू और प्रतापगढ़ आ जाते हैं। अगला हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद पार्ट 4 के अंदर, जो कि आपको मैं या लाइव के दौरान या वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। आप निश्चित तौर से सफल होंगे, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा इसी आशा के साथ। जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास बने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।